Good afternoon to you all. So how are you? All good? तो 5 दिन की ट्रेनिंग पे कंप्लीट करके आज आप सब रेडी हैं फाइनल एग्जाम के लिए? डॉक्टर साहब लेंगे आपका फाइनल एग्जाम, पर मेरे ख्याल से जो नॉलेज आपने अर्जित की पिछले 5 दिन में, पहले दिन में और आज लास्ट डे में, आई एम वेरी श्योर आपको बहुत ज़्यादा फर्क महसूस हो रहा होगा और आप लोग बेटर फील कर रहे होंगे कि नाउ यू आर अवेयर ऑफ सो मेनी डिसिप्लिन्स। खासकर हमारे साथ जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, जितने यंगस्टर्स आए हुए हैं, मेरे ख्याल से पहले आप लोगों ने नहीं देखा होगा, नहीं पता होगा कि सीनियर सिटीजन्स की इतनी सारी ही इश्यूज हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं। तो मैं आप सभी का आज ट्रेनिंग के लास्ट डे में एक बार स्वागत करती हूँ और सबका धन्यवाद भी करती हूँ कि बहुत पेशेंटली, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स की तरह आपने सभी रिसोर्स पर्सन्स के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। उन्होंने जो आपके साथ शेयर करना चाहा उसको आपने इंटरनलाइज किया सारे इंफॉर्मेशन का, और सारे रिसोर्स पर्सन्स ने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया। सभी ने बाद में यहाँ से जाके फ़ोन करके, मैसेज करके मुझे ये बताया। इनफैक्ट जो कल शाम को मैम डॉक्टर प्रीति गौतम जो लास्ट सेशन ले रही थी, वो बाद में आई मेरे कमरे में और उन्होंने कहा कि मैंने इनको कितना दिया या नहीं दिया मुझे नहीं पता, पर इन लोगों से मैंने बहुत कुछ आज लिया है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या लिया है इनसे, तो सब चुप बैठे हैं, जो सुन रहे हैं आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इन सबसे इंस्पिरेशन ली है, मैंने इन सबसे आगे और ज़्यादा काम करने की चाहत ली है, मैंने इन सबसे इनकी पॉजिटिव जो एनर्जी है। कहती है मैम अगर क्लास ही बिखरी तिखरी सी हो, सारे बातें कर रहे हो, किसी की अटेंशन ना हो, तो बोलने वाले को भी मज़ा नहीं आता। ऐसे गेस, दैट इज़ वेरी ट्रू। तो डॉक्टर प्रीति ने आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई दी और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो आप सबके लिए एक बार बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही अच्छा ग्रुप रहा। और जैसे आचार्य विवेक जी आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमने अनुग्रह के प्रोग्राम में सारे एज बैरियर्स को मिटा दिया है। यहाँ पे 20 से लेकर 70 इयर्स प्लस तक हमने एक प्लेटफॉर्म पे सभी एज ग्रुप्स को एक साथ लाने की कोशिश की है। इसका रीज़न एक ये भी है कि अगर हम इनको अलग अलग एज ग्रुप्स को कंपार्टमेंट्स में बांध देते हैं कि जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनको हम अलग बात करें, जो सीनियर सिटीजन है उनसे अलग बात करें, तो मज़ा नहीं आता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग आपस में भी इंटरैक्ट करें। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आचार्य श्री विवेक पंचतत्वा जी का। आप कृपया जोरदार तालियों से हमारे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई, पहले कितनी आप आई थी और डॉक्टर कथुरिया मोस्ट वेलकम, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज कम। तो अनुग्रह की ओर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे जो सतीश कुमार जी हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर, सबसे पहले आचार्य श्री विवेक पंचतत्वा जी का स्वागत करिए जोरदार तालियों से। Dr. Kathuria, please, most welcome. And now Shweta ji for coming and being a part of the program. We welcome you to Anugrah here. आज आचार्य जी बताने वाले हैं, वो मैंने भी पहले कभी नहीं सुना है। 5 डायमेंशनल अप्रोच के बारे में वो बताएंगे, हेल्थ और हीलिंग के बारे में बताएंगे, और उनकी जो पूरी इंट्रोडक्शन है मैं वो भी पूरी तरह से नहीं जानती हूँ, बट मुझे ये था कि नहीं, देयर इज दिस पर्सन हु इज वेरी नॉलेजेबल और हम सभी पार्टिसिपेंट्स को उसका लाभ उठाना चाहिए। तो मैं श्वेता जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपनी संस्था और आचार्य जी के बारे में बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि फिर हम आगे का कार्यक्रम सजा सकें। प्रणाम दोस्तों, सबसे पहले डॉक्टर आभा जी का धन्यवाद। और वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है जिसकी वजह से हम सब एक दूसरे से जुड़े यहाँ बैठे,
उसको थैंक यू करूँगी कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने साथ साथ आपको उस एक ज्ञान की धारा में बहा ले जाएं जो आपके जीवन में बहुत रोशनी करने वाली है। तो वंस अगेन थैंक यू अनुग्रह, थैंक यू डॉक्टर आभा। मेरा नाम श्वेता प्रताप सिंह है, मैं दन नाम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। मेरे साथ जो आचार्य श्री विवेक पंचतत्व बैठे हैं, ये असीम प्रतिभा के मालिक हैं और इनके पास कुछ ऐसी कुंजियाँ हैं जो आपकी समस्याओं के कारण को खोल देंगी समाधान के साथ। तो आचार्य श्री विवेक पंचतत्व जी के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि पिछले 17 सालों से वो एक बहुत ही जाने माने ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ हैं। ये उनकी प्राइम है जो उससे वो बहुत इमीडिएटली लोगों को कनेक्ट करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी असीम संभावनाएं हमारे साथ प्रतिभाओं के रूप में हैं, जैसे आचार्य जी क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट में ट्रेनर एंड कोच हैं, साथ ही साथ रेकी में ग्रैंड मास्टर हैं, NLP कोच हैं और मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हैं। मेडिटेशन जो तो आम भाषा में सोशल मीडिया में बहुत कैजुअली पढ़ने में आ जाता है, पर खासियत क्या है हमारी विज्ञान भैरव तंत्र जो मेडिटेशन का उद्भव है, आचार्य जी ने उसकी 112 विधाओं में पूरी तरह से पारंगत हासिल की है और उसको बेस बना करके जो बुक लिखी है आत्म इच्छा, वो भी आपको कुछ दिनों में मार्केट में मिलेगी। तो उनके इन्हीं अनुभवों को जो उन्होंने अपने जीवन में महसूस किए और उनसे सीखा है, उसको इन्होंने सर्टिफिकेशन में कन्वर्ट किया। तो मैं इस इंट्रोडक्शन के साथ आचार्य श्री विवेक पंचतत्व जी को आमंत्रित करूंगी, जो कि आज इन्हीं संभावनाओं को इकट्ठा करके FDA थेरेपिस्ट के रूप में मशहूर है। तो एक बार फिर स्वागत करते हैं आचार्य श्री विवेक पंचतत्व। निदान प्रणाम साथियों, निदान प्रणाम। मैं बताऊंगा कि हम निदान प्रणाम क्यों करते हैं। उससे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर आभा का। थैंक यू डॉक्टर साहब कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ अपने जो मेरे अनुभव है, मैं उनमें से बहुत छोटा था क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि अनुभव बहुत सारे हैं, उनमें से जो मैंने समय है because I curtailed the program, तो आपके पास समय है। ठीक है, तो मतलब नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ समय कम है क्योंकि जो चीजें हैं इस पे ना महीनों सालों साल बोला जा सकता है, लगातार बोला जा सकता है, खत्म होने वाली नहीं, इट्स एंडलेस। और छोटे से समय में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैंने अनुभव से किस प्रकार FDA थेरेपी को बनाया, कैसे जोड़ा। तो सबसे पहले निदान प्रणाम। निदान प्रणाम का अर्थ क्या है? निदान से हमारा जो संस्था है उसका संबंध नहीं है। निदान का मेरा जो अपना एक अनुभव है, उसके जरिए मैंने उसको जो उसकी जो डेफिनेशन किया, उसे डिफाइन किया, उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए, निदान में दो शब्द हमने अलग अलग कर दिए, नी और दान। नी एक ऐसा शब्द है जो किसी भी नेगेटिव, किसी भी नकारात्मक शब्द से पहले लगा दो तो वो सकारात्मक बन जाता है। कैसे? जैसे डर एक नकारात्मक शब्द है, उसके अगर हम नी लगा दें तो क्या हो जाता है? निडर। तो निडर क्या है? कि हम निडर हैं, साहसी हैं जी। एक शब्द है स्वार्थ। स्वार्थ एक नेगेटिव शब्द है, हालांकि मैं समझता हूं कि हम सब स्वार्थी हैं, हमें थोड़ा सा स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन वो स्वार्थ अलग चीज है, उसका तात्पर्य अलग है। उस स्वार्थ का तात्पर्य उससे नहीं है कि मैं अपने कार्य के लिए आपकी हानि कर दूं, वो स्वार्थ एक अलग है। लेकिन जो अपना स्वार्थ है उसका एक अलग तात्पर्य है, वो कभी किसी दिन बाद में बताऊंगा। तो स्वार्थ के आगे हम नी लगा दें तो क्या हो जाता है? तो मेरी इच्छा मन में, आप विश्वास कीजिए, मुझे जब पता लगा कि डॉक्टर आभा एक ऐसा NGO चलाती है जहां पे बुजुर्ग लोग आते हैं और वहां पर सब लोग कुछ सीखना चाहते हैं, सीखते हैं, अपनी एक्टिविटीज करते हैं, तो मेरे इनसे मिलने से कई महीने पहले, लगभग महीना भर पहले, मैंने ज्योतिष जी से भी शेयर किया कि मेरी इच्छा है कि मैं जो मैंने सीखा है, जो जाना है, वो क्यों ना अपने बुजुर्गों को बताया जाए। क्योंकि एक अहम सवाल ऐसा आया, अच्छा बताइए आज कौन सा वार है? अच्छा, शनिवार क्यों है? जब मैं छोटा था तो मुझे सोचता था ये सोमवार क्यों हो जाता है, इतवार 3-4 दिन लगातार क्यों नहीं आता? भाई इतवार 3-4 दिन लगातार आए, छुट्टी मिले, घर में खेलो, पढ़ने की क्या जरूरत है? तो क्यों नहीं आता ये इतवार 4 बार, क्यों आज शनिवार है? क्या हमने कभी सोचा, विचार किया है? मैंने अपनी माँ से एक बार कहा, मैंने कहा ये माँ आज जो है सोमवार है, क्यों आज सोमवार ही क्यों है, आज क्यों नहीं इतवार है? तो उसने बोला भाई देख मुझे भी नहीं पता, तू जाके ढूंढ, जब तुझे पता लग जाए तो मुझे बता दी कि आज इतवार क्यों है। तो हुआ क्या, देखिए होता क्या है, क्यों है आज शनिवार? एक बहुत सर्वसाधारण हमारे ऋषि मुनियों की देन है और ये पूरे विश्व इसको मानता है, पूरा विश्व मानता है कि आज शनिवार है। और समय के साथ देखिए
अगर अमेरिका में हमसे अगर 11 घंटे बाद 12 घंटे बाद समय आएगा तो वो भी शनिवार का ही आएगा। उसका एक पूरा कैलकुलेशन जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया वो इस आधार पर दिया कि उन्होंने दिन और रात को बोला अहोरात्र। अहो मतलब दिन, रात मतलब रात। अब अहोरात्र में से आ हटा दिया और त्र हटा दिया, बीच में रह गया हौरा। हौरा शब्द फ्रांस में जाके फ्रेंच लैंग्वेज में वो बन गया ह्योर, और उसी ह्योर से बना शब्द आ, मतलब जो समय का 1 घंटा है। तो जो हौरा है उस हौरा का तात्पर्य यह है कि पूरे दिन को उन्होंने 24 हौरा में माना था, और हर घंटे के हौरा एक प्लेनेट, जो हमारे 9 प्लेनेट जिनको हम मानते हैं उनमें से किसी एक ग्रह के साथ संबंधित होती थी वो एक हौरा। तो आज अगर शनिवार है तो सूर्योदय के समय में शनि की हौरा है, इसलिए आज शनिवार। और कल रविवार होगा तो कल सूर्योदय के समय में सूर्य की हौरा होगी, इसलिए रविवार होगा। सोमवार को चंद्रमा की हौरा होगी, इसलिए सोमवार होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए सोमवार का। ऐसे ही अलग अलग हर एक प्लैनेट के हिसाब से उसकी हौरा सूर्योदय में मिलेगी, इसलिए वो उसका वार है। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इस चीज को माना जाता है, और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, हट ही नहीं सकता। क्योंकि ये ऐसी कैलकुलेशन है, ऐसी गणना है हमारे ऋषि मुनियों की, इसे कोई नकार नहीं सकता, हट ही नहीं सकती, खत्म ही नहीं हो सकती। तो सोचिए हमारे शास्त्र में ऐसी गहरी गहरी, इतनी गहरी चीजें हैं जो कि हमने कभी सोची नहीं, विचार नहीं करी। तो मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना, अगर ये चीजें मैंने जानी है, मैंने सीखी है, मैंने समझी है, तो क्यों ना मैं शेयर करूं, मैं बताऊं अपने बुजुर्गों को, बताऊं कि उनको भी समझ में आना चाहिए कि क्या हमारे शास्त्र में है। और देखिए ये चीजें हम आज सीख लेते हैं, और जीवन क्या है? जीवन एक वर्तुल है। आज हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं। ये वर्तुल है, ऐसे ही चलता रहेगा। और संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें पता ना हो। बस क्या कारण है? हमने वो रिट्रीव नहीं करी है, हमारे पास उसका रिट्रीवल पावर नहीं है, उसको हमने जाना नहीं है, बाहर निकाला नहीं है। क्यों? वो कैसे आएगी? कोई हमें बताएगा, कोई सिखाएगा, तो हम उसकी खोज करेंगे, उससे बाहर निकालेंगे। हम जब पैदा हुए थे तो हमें तो बोलना भी नहीं आता था, तो बोलना सिखाया गया ना। किसी को हिंदी में, किसी को इंग्लिश में, किसी को पंजाबी में, किसी को मराठी में, शब्द अलग थे, सबकी बातें अलग थी, लेकिन वो भाषा बनाई गई, सिखाई गई। ऐसे ही जितने भी हमारे शास्त्रीय चीजें हैं, जितने हमारे शास्त्र में दी हुई हैं, जो विधाएं दी हुई हैं, सब बहुत अहम है, लेकिन उनकी हमें जानकारी नहीं है। अगर हम जाने, सीखें, तो उसकी भावना को और जानकारी को और आगे बढ़ा सकते हैं, आगे उसकी हम और खोज कर सकते हैं। तो इसी के जरिए चलते हुए मैंने जब अपने जीवन में प्रैक्टिस करनी शुरू करी, मैं बता रहा था निदान के बारे में, तो जब हम नी शब्द लगा देते हैं किसी के शब्द के आगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी सकारात्मक हो जाता है, वो तमस को हटाता है। नी मतलब तमस को हटाना, दान मतलब मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। प्रणाम यानी मैं अपने प्राण के अंतर मन से, आयाम से आपको देना चाहता हूं। क्या? नी, वो जो तमस को हटाए, वो जो आपके जीवन में तमस को हटाए और आपको शक्ति दे। तो हम हमेशा ये कहते हैं निदान प्रणाम आपके जीवन में शक्ति की राह हो। क्योंकि देखिए हम अपने जीवन में करते क्या है, कोई भी समस्या आती है उससे लड़ने बैठ जाते हैं, लेकिन समस्या के साथ हम जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो है तो वो है ही, वो रहेगी, जीवन पर्यंत रहेगी, उससे कुछ नहीं कर सकते। एक काम कर सकते हैं, क्या? हम अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं, जिससे उससे ऊपर उठ के हम आगे निकल सकें। तो इसी सबको करते हुए मैंने 5 अलग अलग विधाओं को जोड़ा, जिसका नाम दिया 5 डायमेंशनल अप्रोच। 5 डायमेंशनल अप्रोच का मतलब है, ये स्पेशली हमारी जो थेरेपी है, दिल्ली के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने इसको मान्यता दी और उन्होंने अपनी बुक में छापा भी है इसको। तो 5 डायमेंशनल अप्रोच में अब आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश की किस तरीके से इसको मैंने डिजाइन किया। हम लोग अलग अलग डायमेंशन में जीवन को अपने जीते हैं। पहला डायमेंशन क्या? हमारा शरीर है, हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, शरीर है। तो शरीर क्या है? एक मॉनिटर है जिसपे सारी की सारी चीजें शरीर पे दिखती हैं। आपको गुस्सा आएगा तो कहाँ दिखेगा? शरीर पे। आपको प्रेम आएगा कहाँ दिखेगा? शरीर पे। आपके मन में किसी बात की स्वार्थ की भावनाएं कहाँ दिखेगी? शरीर पे। तो जितनी भी भावनाएं हैं, जितने भी हमारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो सारे कहाँ दिखते हैं? हमारे शरीर पे। तो पहला हमारा शरीर है जो एकदम सबसे सामने दिखता है, और शरीर चीज दिखता है, उसी के ऊपर सारी चीजें दिखती हैं। शरीर के साथ हमारा जुड़ा हुआ है मन। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारा मन कहाँ है, वेयर इज आवर माइंड, तो ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि ये माइंड है हमारा, लेकिन ये माइंड नहीं, ये ब्रेन है। ये केवल एक प्रोसेसर है, ये
इंफॉर्मेशन को माइंड से लेके बॉडी में और बॉडी से लेके माइंड में केवल ट्रांसफर करता है, चेक करता है, इधर से उधर ट्रांसफॉर्मेशन करता है। जैसे जो बच्चे आप लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर की भाषा जानते हैं, कंप्यूटर में क्या होता है, एक मॉनिटर होता है, एक प्रोसेसर होता है, एक हार्ड डिस्क होती है। इसी तरीके से कंप्यूटर काम करता है। ऐसे ही हमारा शरीर, क्योंकि हमसे देख के कंप्यूटर बना है, ये मॉनिटर है, इसका ये प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क जिसे हम कहते हैं माइंड, जो हमारा मन है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ रहता है, जो कि एनर्जी स्वरूप है, जिसके अंदर वो ऊर्जा से बना हुआ है, वो कहीं हमारी बॉडी में नहीं है। कोई साइंटिस्ट आज तक नहीं जानता कि माइंड कहाँ है। वो कहते हैं, एक जो लोग देखते बताते हैं, माइंड एक ऊर्जा का पुंज है, जिसके अंदर पूरी की पूरी जो भी आपके अनुभव है वो उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में चलता है, 0 1 0 1। माइंड भी केवल ऐसे ही चलता है, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, या पेन और प्लेजर। वो हर एक बात को पेन या प्लेजर में ब्रेक कर देता है, ठीक है। उसी के हिसाब से वो सारी चीजें, हमारे सारे काम जो भी हम करते हैं जीवन में, जो भी हम खाते हैं, जो भी पीते हैं, कुछ किसी लोगों को मीठा बहुत ज्यादा पसंद है तो उसको मीठे से बहुत प्लेजर है, तो इसलिए मीठा देखते ही खाने का मन करता है। किसी को नहीं है, अब मुझे मीठा पसंद नहीं है तो मैं मीठा देख के मेरा खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं उसके लिए पेन है। तो वो पूरा का पूरा जीवन हमारा उस पेन और प्लेजर के ऊपर काम कर रहा होता है। उस मन में, देखिए शरीर के ऊपर मैं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको कोई दवाई बता नहीं सकता। हाँ, मेरे साथ बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर जुड़े हुए हैं, बता सकता हूँ कि ये बीमारी वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन मन का इलाज मैं कर सकता हूँ हिप्नोसिस से, एनएलपी से। हिप्नोसिस क्या है? मन से जुड़ने का वो तरीका, जब हम गहरी तंद्रा में चले जाते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट कर जाता है। हमारा जो कॉन्शियस लेवल माइंड है वो सबकॉन्शियस से कनेक्ट करता है, जहाँ पर सारे के सारे इंफॉर्मेशन, सारे एक्सपीरियंस वहीं पे दर्ज है, प्लस में या माइनस में। मैंने करीबन 12 साल लगातार, और आज भी करता हूँ, यहाँ पर शांति होम, आपका अगर पता हुआ शांति होम हॉस्पिटल है, मैं वहाँ शांति होम में साइकियाट्रिक सेंटर है, मैंने वहाँ पर अभी भी जाता हूँ, एज ए विजिटिंग फैकल्टी जाता हूँ, विजिटिंग थेरेपिस्ट जाता हूँ। वहाँ पर जो एडिक्टिव लोग होते हैं, जो नशा करने वाले लोग होते हैं, जिनको नशे की आदत पड़ जाती है, उनके साथ मैंने बहुत काम किया है। नशे की आदत क्या है? मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे शराब पीने का बहुत मन करता है और शराब ही हो गया, नशे में चला गया, वो क्या करता है? वो धीरे धीरे उसके अंदर उसने अपने मन में वो एसोसिएशन कर लिया कि शराब पीने से उसे प्लेजर मिलता है, उसे कहीं ना किसी चीज से आराम मिलता है, तो बार बार जब भी देखता है तुरंत उसका पीने का मन करता है। ये मन के साथ जुड़ना, और हर एक वहाँ पे साइकेट्रिक सेंटर में बहुत सारे लोग ऐसे भी आते थे जिनको बहुत अलग अलग किस्म की साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं। एक क्लाइंट है, एक जानकर मेरे को वहाँ जाता था उनकी थेरेपी के लिए, उनको सेल्फ हार्मिंग का वो हो गया था, डिसऑर्डर हो गया था। अब सेल्फ हार्मिंग भी क्या है? एक व्यक्ति, अगर मैं अपने आप में पूछूं क्या मैं अपने को काट सकता हूं? नहीं, क्यों? मुझे दर्द होगा, लेकिन वो काट लेता है, क्यों? कहीं ना कहीं उसने अपनी सेल्फ हार्मिंग को प्लेजर के साथ कनेक्ट कर लिया, और उसको लगता है कि नहीं, इसके अंदर मुझे आनंद आता है, मुझे अच्छा लगता है, और वो उसे करना शुरू कर देता है, और बार बार करता है, हर बार करता है। तो मन पे काम करने के लिए अगर हम अपनी गहरी तंद्रा में जाकर किसी, या तो थेरेपिस्ट के साथ, या अपने आप उसको हम सीख लें सेल्फ हिप्नोसिस के साथ, गहरी तंद्रा में जाकर अगर हम अपने मन पे काम करें और वहाँ पर हम देखें कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमें नुकसान करती है या फायदा करती है, उसी हिसाब से अगर हम उसको हम प्लेजर या पेन को ऐड करें उसके अंदर, तो हम उस समस्या से बाहर आ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से अभी जब मैं लेक्चर खत्म करूँ तो मैं 1-5 मिनट का सेशन आपको वो दूँ कि हर किसी को कुछ ना कुछ कहीं आदत होती है, किसी न किसी चीज़ की आदत होती है, किसी को गुस्सा करने की आदत होती है, किसी को बहुत ज़्यादा बात करने की आदत होती है। अगर किसी को भी लगे कि मेरे अंदर कोई बुरी आदत है, उससे बाहर निकलना है, तो मैं एक एक्सरसाइज करवाऊंगा 5 मिनट की। अगर आपने वो करी और उसको आप लगातार करते रहेंगे तो आप देखेंगे धीरे 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 वो आदत आपसे दूर जाने लगेगी, वो आदत से आप बाहर निकल गए। अल्टीमेटली आदत क्या है? आदत वो है कि हम एक काम को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। पहले तो हम अपने मन से करते हैं, फिर वो शरीर हमारा आदी हो जाता है। हमारा बॉडी जो है वो 7 ट्रिलियन सेल से बना हुआ, हर एक सेल की अपनी मेमोरी है, उसके अंदर पहुंच जाता है, वो उसी मेमोरी के हिसाब से काम कर रहा है। तो पहला हमारा जो मन है उसमें मैं काम करता हूँ हिप्नोसिस से, एनएलपी से। अब दूसरा आयाम हमारा आता है हमारा ऑरा। अब ऑरा क्या होता है? ऑरा हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हर एक वस्तु की जितनी भी चीजें यहाँ पे आप देख रहे हो, जो आप देख पाते हो, छू पाते हो, समझ पाते हो, इस संसार की हर वस्तु ऊर्जा से बनी हुई है। उस ऊर्जा का अपना एक फील्ड होता है, उसका अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। उसी फील्ड के अंदर, उस पुंज के अंदर वो वस्तु सुरक्षित रहती है।
अब उस ऊर्जा का अगर सबसे पहले कोई भी बीमारी या कोई भी परेशानी या कोई भी अच्छी बात सबसे पहले आएगी तो उस ऊर्जा के पुंज के अंदर आएगी, बाद में आपके मन में जाएगी, मन से आपके शरीर पे आ जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है किसी भी चीज के आपके अंदर जाने का। अब उस ऊर्जा पे काम करने के लिए मैंने रेकी सीखी, और रेकी से ऊर्जा का आपका इलाज होता है। ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना हुआ है। ब्रह्मांड से ऊर्जा लेके मैं मानता हूँ कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं एक चैनल हूँ, केवल मैं एक कंडक्टर की तरह काम करता हूँ। मेरे पास से ऊर्जा आती है और मैं आगे ट्रांसफर कर देता हूँ, बस मैं इस तरीके से काम करता हूँ। तो ऊर्जा को ठीक करने के लिए रेकी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर हमारा जो तीसरा आयाम आता है वो हमारा वातावरण है। हम लोग बैठे हैं, एक अच्छी जगह बैठे हैं, मौसम आज बहुत ठंडा है, लेकिन हम बंद कमरे में बैठे हैं, फिर भी यहाँ पर उतनी ठंड नहीं लग रही है जितनी बाहर ठंड लग सकती है। अब तो खैर धूप भी निकल आई है, सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो जो वातावरण है, वातावरण में अब इस कमरे के अंदर भी जैसे आप लोग बैठे हैं, अभी आभा जी ने बताया कि आप लोगों ने इतने अच्छे से चीज़ों को सुना समझा, वो एक पॉजिटिव एनर्जी जो है, तो वो जो एनर्जी का इफेक्ट है वो हमारे पर पड़ता है। हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं या जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, उसकी ऊर्जा का असर हमारे पर पड़ रहा होता है। उसकी ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए हम वास्तु का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हर चीज पंचतत्वों से बनी हुई है। पंचतत्व अगर आपस में एक समन्वय में है, एक कोऑर्डिनेशन में है, तो वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे और आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। तो उसको कैसे हम मेंटेन करें अपने घर में? जैसे हम सोते हैं, अक्सर लोग ये सोचे बिना सोचे सो जाते हैं कि हम किस दिशा में सो रहे हैं, और बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि उत्तर की तरफ सर रख के नहीं सोते। कारण उत्तर की तरफ सर रख के इसलिए नहीं सोते क्योंकि उत्तर दिशा जो पृथ्वी का मैग्नेटिक पुल है वो उत्तर दिशा है, वहां से मैग्नेटिक फोर्स आ रहा होता है, और जो हमारा सर है ये भी उत्तर दिशा को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। जब दोनों आमने सामने क्या होते हैं तो क्या होता है, मैग्नेट की एनर्जी क्या करती है, जो एक ही तरह के सामने होती है, इट रिपेल्स, वो एक दूसरे को धक्का देती है ना। जब वो एक दूसरे को धक्का देती है तो क्या होगा, आपकी ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा एक दूसरे को धक्का देगी, क्योंकि पृथ्वी की ऊर्जा जो मैग्नेटिक ऊर्जा है वो ज्यादा फोर्सफुल है, तो वो आपकी ऊर्जा को ज्यादा तेज धक्का देगी। और अगर जो व्यक्ति नॉर्थ की तरफ सर करके सोते हैं या उत्तर की तरफ सर करके सोते हैं, धीरे 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 उनकी नींद खराब होने लगती है। नींद खराब होने से बहुत सारे मन में परेशानियां, मन की चिंताएं, मन के अंदर नाना किस्म की बीमारी शुरू हो जाती है। और मन, देखिए हमारा शरीर जो है ना, वो 80 से 85% केवल मन की वजह से बीमार पड़ता है। 15% मुश्किल से ऐसी बीमारियां हैं जो वास्तव में शरीर की है, नहीं तो बाकी सारी बीमारियां मन की हैं। मन को अगर आपने समझ लिया, संभाल लिया, तो बीमारी से आप बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोच सोच के अपने बीमारी को बुला लेते हैं। तो वातावरण को ठीक करने के लिए हम अगर ऊर्जा का पांचों तत्वों का समन्वय समझ लें, किस तरीके से हम उसको चैनलाइज कर सकते हैं, एनर्जी को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो हम अपने चारों तरफ ऐसी ऊर्जा क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमें पॉजिटिविटी दे। नियम वही है, वहां से ऊर्जा आएगी, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जाएगी, फिर वो धीरे से आपके मन में चली जाएगी, मन से आपकी बॉडी पे आ जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, बॉडी ही मॉनिटर है, वहीं पे सब कुछ आना है, सारी चीजें रिफ्लेक्ट यहीं से होगी। इसके बाद जो चौथा आयाम हमारा है, ये पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, इसमें चारों तरफ ग्रह हमारे घूम रहे हैं, उन सबका हमारे ऊपर असर पड़ता है और सबकी हमारे ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया होती है। सबसे अहम जो प्रत्यक्ष ग्रह हैं हमारे दो हैं जो हमें दिखते हैं, रोज हम देख सकते हैं। कौन कौन से हैं? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य हमें सुबह से लेके रात तक, शाम तक, छुपने तक हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा देता रहता है। और ये वैज्ञानिक आधार है कि सुबह की क्यों कहा जाता है कि सुबह सुबह उठ के टहलो या सुबह सुबह उठ के सूरज की रोशनी में घूमो, क्यों सूरज के पास जाओ, क्यों? क्योंकि सुबह सुबह की जो सूर्य की ऊर्जा है, जो रोशनी है, वो अल्ट्रावायलेट रेज है, वो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा पावर हमें वहीं से मिलती है। इसीलिए उसी सूर्य की पूरी प्रकृति आधार पर और पृथ्वी के आधार पर वास्तु का निर्माण हुआ है, जो पंच तत्वों की ऊर्जा का निर्माण हुआ है। कि सुबह सूर्य उगता है और शाम को छुपता है, तो छुपते वक्त हम कहते हैं, जैसे पहले के समय में कहा जाता था गोधूली की बेला होती, संध्या बेला, संध्या बेला के समय में कहा जाता था घर में आ जाइए। क्यों? क्योंकि जो समय में सूर्य से आने वाली जो किरण है वो आपको रेड और इंफ्रारेड रेजेस देती है, जो आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए हानिकारक है। तो बढ़िया है उससे छुपने से पहले अपने घर आ जाओ, घर में अपने अंदर बैठो, जिससे कि सूरज की रोशनी आपको डायरेक्टली आपको शरीर पर इफेक्ट ना करे। पहले के समय में सब कहा जाता था, जो हमारे बहुत पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, लेकिन क्या हुआ, उन बुजुर्गों ने कहा जरूर,
उन्होंने जैसे मेरे परदादा के परदादा ने उनसे दादा से कहा, दादा के परदादा ने अपने दादा से कहा, कहते 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 मेरे पिताजी तक कहा गया। लेकिन वो चीज़ें धीरे 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 लोगों ने मानना बंद कर दिया, सोचना बंद कर दिया, समझना बंद कर दिया। कारण क्योंकि उसकी टेक्निकलिटी को, उसके अंदर की इंजीनियरिंग को हमने जाना नहीं कि क्यों। पहले तो ये होता था कि पिताजी ने कह दिया भाई वहां खड़े रहो, आप खड़े रहो। क्यों भाई, पिताजी की बात टालनी नहीं है ना। तो पहले का समय था। लेकिन प्रश्न अगर करते, अगर हम उनसे पूछते कि भाई क्यों सुबह सुबह घूमना है, क्यों शाम को नहीं घूमना है, तो शायद वो ज्ञान जो पीछे रुक गया वो धीरे धीरे आगे बढ़ता, शायद सबके पास होता। ये एक ऐसी बेसिक चीजें हैं, ये एक ऐसी बेसिक नीड है जो हर किसी को पता होना चाहिए, हर किसी को समझ में आना चाहिए, हर कोई उसका पालन करे। उस नियम का अगर पालन कर ले तो कहां से बीमारी आएगी और क्यों बीमारी आएगी। तो जो प्लेनेटरी सिस्टम है वहां से हमें हमेशा कुछ ना कुछ ऊर्जा हमारे पास आती रहती है। और जब एक बच्चा पैदा होता है, जब कोई एक जातक पैदा होता है, उसके पैदा होते ही वो पूरी गणना बन जाती है कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है, किस कोऑर्डिनेट पर है और किस तरीके से पूरे जीवन पर्यंत उसको क्या क्या प्रभाव देने वाला है। तो उसका हम ज्योतिष शास्त्र के जरिए पूरा का पूरा उसका हम गणना कर सकते हैं, हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र कोई ऐसा नहीं है। देखिए हुआ क्या है, लोगों ने ज्योतिष के नाम पे या किसी भी विधा के नाम पे और दूसरे लोगों को, जो परेशान लोगों को, उनको लूटा, उनके साथ खूब पैसा बनाया और छोड़ दिया। तो क्या हुआ, फायदा तो कुछ हुआ नहीं। मन में क्या है, अरे सब बेकार होता है, ज्योतिष ये तो बेवकूफ बनाते हैं, होते ही सारे ऐसे। बिल्कुल मन में यही आया। मेरे भी आज से 18 साल पहले मेरे मन में भी यही था, क्योंकि मैंने भी खूब पैसा दिया लोगों को, खूब इलाज करने की कोशिश करी, कुछ नहीं होता था। लेकिन जब बाद में खुद समझा, जाना, तो पता लगा कि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है, ज्योतिष शास्त्र आपको ये नहीं करेगा कि आपके परेशानी को हल कर देगा या ठीक कर देगा। ज्योतिष शास्त्र आपको बताएगा कि कौन से रास्ते पे जाना है। अब यहाँ से अगर ग्राउंड प्लेस जाना हो और आपके पास अगर जीपीएस है, तो आपको कौन सा रास्ता मिलेगा? वो रास्ता मिलेगा जो सबसे छोटा है और सबसे आसान और तेज है। जीपीएस आपको उस रास्ते से ले जाएगा वो। तो ज्योतिष शास्त्र जीपीएस की तरह काम करता है। और ज्योतिष कुछ ऐसा नहीं है कि वो खास जानकारी रखता है। ज्योतिष केवल एक किसी भी चीज को देखने का एक ना नजरिया है। वो एक नजरिया है कि जितने ऊंचाई से उसको देखा जाएगा तो उतनी फासला खत्म हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र सच्चाई में ये है कि कुछ वो ये बताता है कि ना तो कोई भूतकाल है ना कोई भविष्यकाल है, केवल वर्तमान है। जो है वो वर्तमान है। आज जो कोई भी सैटेलाइट है हमसे कितना ऊपर है, कई हजार किलोमीटर वहां से ऊपर है और पूरे पृथ्वी को देख रहा है। पूरी पृथ्वी पर कोई गाड़ी अगर अमेरिका में चल रही है तो वो भी देख रहा है, और कोई गाड़ी इंडिया में चल रही है तो उसको भी देख रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने अमेरिका से इंडिया जाना हो और वो सैटेलाइट केवल उसी को फोकस करता रहे, तो क्या वो सैटेलाइट के लिए पास्ट, प्रेजेंट या कुछ फ्यूचर है या केवल प्रेजेंट है? बहुत बहुत साधारण बात है, वो उसके लिए केवल प्रेजेंट है, क्योंकि वो वहां से वो सैटेलाइट उसको अमेरिका से लेकर यहाँ तक केवल देखता आ रहा है, उसकी नजर ओझली नहीं हुआ, तो उसके लिए तो कुछ प्रेजेंट पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं, वो पूरा पूरा प्रेजेंट है। ऐसे ही ज्योतिष में सब कुछ जो है वो वर्तमान है, वो प्रेजेंट है, वो यही है। तो देखने का नजरिया है, और उसको केवल अगर आप कोई समझ लेता है या समझाता है, कोई सीख लेता है, तो आप साधारण तौर से अपने जीवन में उन तरीके से चलना शुरू कर देते हो जिससे कि आप सरलता से किसी भी समय को अपने निकाल पाए। अब पांचवा हमारा आयाम है पूरा ब्रह्मांड। हम जो आज जो भी कुछ हैं, हमारा जो भी कुछ हम आज हैं, वो हम अपने सोच, विचार, भावनाएं और हमारे चॉइसेस हैं, हमारे चुनाव हैं। हम अपने चुनाव के आधार पर हम अपने आप को बनाते हैं। आप लोगों ने चुना यहाँ के मुझे सुनने के लिए, आप यहाँ बैठे हैं। मैंने चुना यहाँ आप लोगों के साथ बात करने के लिए, मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। तो जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, और जो मेरी चॉइसेस हैं, वो ही सब जुड़ के मैं बन जाता हूँ। ठीक है। अब हर व्यक्ति हर समय जरूरत तो है नहीं कि एकदम पॉजिटिव ही सोचता रहे, अच्छी अच्छी बातें सोचता रहे, क्योंकि मन एक ऐसा है, बाई चांस मान लीजिए किसी ने, मेरे बच्चे ने शाम को 6 बजे घर आना है और वो 1 घंटा लेट हो गया, तो ये नहीं दिमाग में आएगा कि अरे वो कुछ रास्ते में जाम होगा या कोई ट्रैफिक हो, या पहले अरे पता नहीं क्या बात हो गई, उसका फोन भी नहीं मिल रहा। तो नेगेटिव बात पहले सोचना शुरू करता है इंसान, उसके बाद पॉजिटिव करता है। क्यों नेगेटिव बात पहले क्यों सोचना शुरू करता है? डर नहीं, ये डर के अलावा जब से मानव जाति का उत्थान हुआ, जब से मानव जाति जन्मी है और बढ़ना शुरू किया है, सबसे बड़ी एक इंस्टिंक्ट होती है इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल, कि मुझे अपने आप को बचाना है। कैसे?
तो जब आदमी जंगल में रहता था, पेड़ों पे रहता था, चारों तरफ जंगली जानवर घूमते रहते थे, उसका सबसे बड़ा काम क्या था कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। तो जो सर्वाइवल की जो इंस्टिंक्ट है वो आती है नेगेटिव थॉट के साथ, कि अगर मैं पेड़ से उतरा तो शेर ना आ जाए। तो वो जो नेगेटिव थॉट की इंस्टिंक्ट है वो आज से नहीं है, वो हमारे हजारों लाखों साल से, जब से मानव जाति बनी है तब से वो हमारे अंदर चली आ रही है और आज भी है। तो अब उससे होता क्या, इंस्टिंक्ट से होता क्या? अच्छी बात भी होती है कि हम अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन बुरी बात ये होती है कि उससे हमारे अंदर की जो भावनाएं, जो हमारे विचार हैं, वो जो सोच है वो नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, और उससे हर एक भावना, हर एक विचार आपके अंदर से एक तरंग पैदा करता है, एक वाइब्रेशन निकलती है, वो एक फ्रीक्वेंसी के साथ चलती है। वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ वो जैसी बाहर निकलती है सीधा कहाँ जाती है? वातावरण में। ये वातावरण यही खत्म नहीं हो जाता, पूरा ब्रह्मांड इस वातावरण से जुड़ा हुआ है। सीधा सी वातावरण ब्रह्मांड में जाती है, वापस उन चीजों को लेके आती है आपके पास, जैसे आपकी सोच है, जैसे आपके विचार हैं, जैसे आपकी भावनाएं हैं, जैसे आपके अंदर की फीलिंग्स है, उसी हिसाब से वैसे आपके पास लेके आती है। प्रोसेस वही है, वो धीरे से आएगा, आपके वातावरण में आएगा, वातावरण से आपके ऑरा में आएगा, ऑरा से आपके माइंड में जाएगा, माइंड से बॉडी में आएगा। हर चीज इसी तरह काम करती है। अब इसको संभालने के लिए, इसको समझने के लिए ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, उसका प्रयोग ऐसा है कि अगर हम ध्यान नियमित तौर पे करते हैं, हम ध्यान को समझते हैं कि ध्यान वास्तव में होता क्या है। अक्सर मैंने देखा है कि ध्यान के लिए लोगों को ना केवल ये कह जाता है आंख बंद कीजिए और ध्यान कीजिए, ओम का जाप कीजिए, लेकिन सबसे पहले ये कभी कोई नहीं बताता कि आप एक जैसे भरा हुआ गिलास है, मुझे इस गिलास के अंदर पानी की जगह दूध भरना है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले पानी खाली करना पड़ेगा। और मैं अगर पानी खाली नहीं करूंगा, इसमें अगर दूध डालता रहूंगा तो क्या होगा? दूध तो जाएगा, लेकिन वो बहता हुआ बाहर चला जाएगा, रुकेगा कुछ नहीं। ऐसे ही ध्यान है। ध्यान में जाने से पहले अब पतंजलि ने अपने अष्टांग योग में ध्यान के 8 सूत्र बताए, 8 तरीके बताए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तब उसके बाद वो ध्यान पे आए। ठीक है, तो क्यों करा उन्होंने ऐसा? इसलिए कि हम पहले अपने कप को खाली तो करें, अपने गिलास को खाली तो करें, उसके बाद भरे उसके अंदर कोई जो भी अच्छी चीज भर दी। तो ध्यान को सीखना और छोटी छोटी प्रक्रियाओं को करना रोजमर्रा की जिंदगी में आपके जो अंतर मन में, जो मन में जितनी भी भावनाएं आती हैं, उनको वो प्यूरिफाई करता चला जाता है। जैसे वो प्यूरिफाई करता चला जाता है, आपके पास वही चीजें आती हैं जो कि आप सोच रहे हैं, वो प्यूरिफाइड होकर ही वापस चीजें आती हैं, उसी से आपके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होना शुरू होता है। तो ये पांचों विधाओं को अलग अलग जोड़ने से, पांचों अलग डायमेंशन पे काम करके उसको एक थेरेपी के तौर पर बनाया, उसका नाम दिया 5 डायमेंशनल अप्रोच। अब इस 5 डायमेंशनल अप्रोच के साथ मैं आप लोगों को एक 5 मिनट का, वो जो मैंने आपसे वादा किया था 5-7 मिनट का, जो भी आपको समय लगेगा, कि आप लोग मन में अपने विचार करें कि कोई भी एक ऐसी आदत, कि कोई भी एक ऐसी बात जो आपको लगता है कि वो एक बुरी आदत है, या एक बात ऐसी है जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, उसको छोड़ना आप चाहते हैं। सबसे पहले तो आप विचार करें, एक कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और विचार करें कि ऐसी कौन सी आदत है कि जो आप सोचना चाहिए, जो ठीक नहीं है, चाहे वो सामाजिक तौर पे ठीक ना हो, चाहे व्यवहारिक तौर पे ठीक ना हो, चाहे पारिवारिक तौर पे ठीक ना हो। किसी को टोकने की आदत है सर, किसी को टोकने की आदत, मेरा नेचर है, वो आदत मैं कह रहा हूँ, देखिए, अगर आपने अपने मन में ये आपको पता लग गया कि मेरी टोकने की आदत बुरी है, तो आप समझिए आपकी 50% तो समस्या हल हो गई। अच्छा, यही पे क्योंकि अक्सर होता क्या है, मेरी कोई ऐसी आदत होती है ना, मान लो मुझे गुस्सा करने की आदत है, डांटने की आदत, तो मैं कहता हूँ मुझे गुस्सा जाता है, तुम बेकार की बात करते हो, मुझे क्या गुस्सा आता है, मैं ऐसे गुस्सा करता हूँ, बोलो मुझे गुस्सा आता है, बेकार की बात कर, तो वो है मेरी आदत, पर मैं दिखाता ये हूँ कि देखो मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, पर बोलता गुस्से में ही हूँ। हाँ, बेशक ऐसी और आप किसी के साथ भी कोई भी ऐसी भावना, कोई बात हो, तो आप बिल्कुल विचार कर लें, मन में सोच लें, और सबके पास कागज पेन है। तो सर फिर हम भी इसी टॉपिक में बोलो, मैं कहाँ टोक रही हूँ तुझे, मैंने कहाँ टोका? मैंने लोग ऐसे बोलते हैं, अरे मैं कहाँ टोक रही हूँ तुझे, मैं कुछ कह भी नहीं हूँ, कुछ भी तो नहीं कह रही हूँ, और तो ढंग से भी नहीं कर रहा। अक्सर ऐसे ही होता है। देखिए है क्या, सारा बात उसी बात का, मैंने क्या बताया, हमारी जो इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल है ना, मैं क्यों, अच्छा वो टोकने की आदत भी क्यों बढ़ रही है?
मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा काम ना कर दे कल को इसकी गलती वजह से मुझे कोई परेशानी होना शुरू होती, इसलिए मैं टोकता हूँ। सच्चाई ये है कि मुझे अपनी सर्वाइवल का डर है। सामने वाला तो हाँ फील कर रहा है। हाँ जी, सामने वाला तो उस चीज को समझता है। सर मुझे गुस्सा बरसता है, हाँ जी, लोगों को लगता है कि गुस्से करते हैं, लेकिन मैं भी बाद में कई बार करता हूँ, गुस्सा करता हूँ जी मेरा गुस्सा बाहर आ रहा है। बिल्कुल। गुस्सा बाहर आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अब सब लोग डर जाते हैं, कोई बात नहीं, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। देखिए गुस्सा आना, अपशब्द आ जाना, गुस्से में कुछ भी कह देना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई किस चीज में है कि कोई गुस्से की बात ही नहीं है, लेकिन मैं तब भी बात गुस्से में कर रहा हूँ, तो वो परेशानी है, वो बीमारी है। अगर कोई मुझसे लड़ने आता है और मैं कुछ पल तक सोच समझ के फिर उसके बाद गुस्सा कर रहा हूँ, तो वो ठीक है, वो जायज़ है। क्योंकि भाई अगर मैं गुस्सा नहीं करूँगा तो सामने वाला मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, तो मुझे उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो गुस्सा कर रहा है तो मुझे भी गुस्सा दिखाना पड़ेगा। श्वेता जी, सबके पास पेपर और पेन अगर मिल जाए ना सबको, तो मैं जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ ज़्यादा बढ़िया हो उनके लिए। तकरीबन सभी के पास है। आपके पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है। सर मेरे पास पेन नहीं है। आपके पास भी नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं एक और तरीका बता दूंगा। जिनके पास नहीं है उसकी चिंता ना करें, बैठे, मैं बता दूंगा तरीका कैसे करना है। पेपर नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मन में बनाएंगे, मन से बड़ा कागज कोई भी नहीं है, उससे बड़ा पेपर कोई नहीं है किसी के पास। उसमें सर मेमोरी डिलीट हो जाती है। नहीं, आप मान के चलिए कि हमारी कोई भी मेमोरी कभी डिलीट होती नहीं। हम अगर अपनी माँ के गर्भ में भी है तो वहाँ की मेमोरीज भी है हमारे पास। बस क्या है कि हमें पता नहीं कि उसको, उस मेमोरी को कैसे रिट्रीव करें, उसको कैसे हम अपने पास लें, हमें वो नहीं आता। पर ऐसी कोई मेमोरी नहीं है जो हमारे पास नहीं है। क्या अकॉर्डिंग टू एज वीक होता है? ऐसा कुछ नहीं है, केवल मैंने क्या बताया कि जो प्रोसेसर है ना, ये वीक हो जाता है। इसको इन्फॉर्मेशन कैरी करना पता ही नहीं, भूल जाता है कि इन्फॉर्मेशन कैरी कैसे करनी है। इसकी प्रैक्टिस खत्म हो जाती है इन्फॉर्मेशन कैरी करने की। मुझे बेहद खुशी है कि आप सब लोग बड़े मन से सारी बातें समझ रहे हैं, और ये एक प्रूवन एक्सरसाइज है। और ये यहाँ के भी नहीं, ये यूएस की प्रूवन एक्सरसाइज है। क्योंकि मैं मानता हूँ जब हम बाहर का नाम लेते हैं ना, तो लोगों के अंदर और ज़्यादा क्या कहते हैं, भावना ऐसी आती है कि हाँ ये ज़्यादा तो सही होगी अगर बाहर से आ रही है तो। जबकि है सब ये हमारे भारत देश का ही बना हुआ है, सब यही का बना हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों का ही बनाया हुआ है। चलिए ये एक्सरसाइज बताऊंगा, पहले एक्सरसाइज चलाना। कोई हमारे पास लाइट म्यूजिक है चलाने के लिए? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। म्यूजिक, इस ब्रह्मांड में जो म्यूजिक चल रहा है उसी पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अपनी धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखिए। अपनी सांसों पे ध्यान रखते हुए अपने मन की कल्पना में वह देखिए जो आप छोड़ना चाहते हैं। अपने मन की कल्पना में ये देखते हुए जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, 3 बार गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस अंदर, बाहर, गहरी सांस अंदर,
सांस बाहर, गहरी सांस अंदर, सांस बाहर। अपने मन की कल्पना में जिस बात को आप छोड़ना चाहते हैं उसे देखते हुए यह कल्पना कीजिए और देखिए अपने आप को कि आप अभी वो कर रहे हैं जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। आप अभी वो कर रहे हैं जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। और वह करते हुए अपने मन में अब यह सोचिए कि यदि आप यह नहीं करते, यदि यह आप नहीं कर रहे होते, तो ऐसा कौन सा अच्छा काम है जो आप कर रहे होते जीवन में जिसे आप हमेशा करना चाहते हैं। अब अपने मन में कल्पना में देखिए सामने एक बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन है। उस टीवी स्क्रीन पर आप वो कर रहे हैं जो छोड़ना चाहते हैं। आप वो कर रहे हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं। आप वो कर रहे हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं। उस टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। उस टीवी का रिमोट आपके हाथ में है। उस टीवी का रिमोट आपके हाथ में है। धीरे से उस टीवी की ब्राइटनेस कम करते जाइए, तो जो आप कर रहे हैं वो धीरे धीरे फेड हो जाएगा, धीरे धीरे वो डल पड़ने लगेगा। ब्राइटनेस कम करते जाइए। मैं 5 से 1 तक गिनूंगा, 1 की गिनती पर ब्राइटनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 5, ब्राइटनेस कम कर रहे हैं आप टीवी की। 4, जो आप कर रहे हैं वो धीरे धीरे फेड होना, मिटना शुरू हो गया। 3, और कम हो गया। 2 और 1, टीवी पर सब ब्लैंक हो गया। वो जो आप कर रहे थे, जो आप छोड़ना चाहते थे, वो एकदम ब्लैंक हो गया, वो आपके मन से हट गया। टीवी का रिमोट आपके हाथ में ही है। अब आप धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि आप वो कर रहे हैं जो आप उसकी जगह करना चाहते हैं जो आप छोड़ना चाह रहे थे। जिस आदत को आप छोड़ना चाहते हैं उसकी जगह अब आप वो करते हुए अपने आप को देखेंगे जो एक अच्छी बात है, जो एक अच्छी आदत है आपके लिए। मैं 1 से 5 तक गिनूंगा। 5 की गिनती पर टीवी का ब्राइटनेस पूरा एकदम फुल हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। उस जगह पर पहुंच जाएगा ब्राइटनेस जहां पर आप देख पाएंगे कि आप वो कर रहे हैं जो आप अपनी उस आदत को छोड़ने की जगह करना चाहते हैं। 1, ब्राइटनेस बढ़ाना शुरू कीजिए। 2, अब आप झिलमिल उसमें देख रहे हैं कि आप वो कर रहे हैं जो एक अच्छा कार्य है जो आप अपनी उस आदत की जगह करना चाहते हैं। 3, ब्राइटनेस और बढ़ गया और थोड़ा साफ दिखने लगा आपको उसके अंदर कि अब आप क्या कर रहे हैं। 4, थोड़ा सा ब्राइटनेस और बढ़ा और साफ आप देख पा रहे हैं कि आप वो कर रहे हैं उस आदत को छोड़ने की जगह जो आप करना चाहते हैं, जो एक अच्छी बात है। 5, ब्राइटनेस पूरा ऐसा हो गया, आप बिल्कुल क्लियर साफ एकदम देख पा रहे हैं कि आप वो कार्य कर रहे हैं जिसको आप उस कार्य की जगह करना चाहते हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं। वो आदत की जगह आप वो कार्य कर रहे हैं जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। और ये वो कार्य है जो आपके जीवन में ऐसा बदलाव लेके आएगा कि जो नेगेटिव और जो बुरी आदत थी वो छूट जाएगी और ये पॉजिटिव और एक अच्छा कार्य आप लगातार अपने जीवन में करने लगेंगे। अब अपने अंदर अपने आप को वो कार्य करते हुए देखें और अब ध्यान से देखें, ये टीवी नहीं है, ये टीवी आपका मन है
और ये आपके मन में धीरे धीरे समा रहा है कि उस बुरी आदत की जगह आपको कौन सा अच्छा काम करना है। मैं 3 से 1 तक गिनूंगा, ये टीवी आपका मन बिल्कुल एक ही हो जाएंगे और वो एक अच्छी बात, वो एक अच्छा काम आप करना शुरू करेंगे अपनी उस बुरी आदत की जगह। 3, 2 और 1, ये टीवी और मन पूरा एक हो गया और आपके मन ने, अंतर मन ने समझ लिया कि जब भी वो बुरी आदत का कुछ करने चलूं तो मुझे ये बदल के ये अच्छा काम करना है, और मन हमेशा उसकी जगह वो अच्छा काम करना शुरू कर देगा। अब मैं 1 से 5 तक गिनूंगा। 5 की गिनती पर धीरे से आप अपनी दोनों आंखें खोलेंगे, दोनों हाथ रगड़ के अपनी आंखों पर रखेंगे और उस बात का चित्र बनाएंगे जो आप उस बुरी आदत की जगह करना चाहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से दोनों आंखें खोलिए, पहले आप हाथों को रगड़िए, अपनी आंखों पर रखिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि उस बुरी आदत की जगह आपने जो देखा था वो क्या देखा था। अब उसको चित्र बनाइए, उसका आप देखिए, हम आर्टिस्ट नहीं भी हो सकते, कोई बात नहीं, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा जैसा भी चित्र बने पर एक चित्र जरूर बनाइए, उसका एक फोटो बनाइए जो आपके मन में आया था। अगर कागज आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मन में वो चित्र बना लीजिए, उसको धारण कर लीजिए। सबके पास अपने अपने चित्र आएंगे, सबके अपने अपने अलग अलग चित्र बनेंगे। और आपने करना ये है, चित्र बना लीजिए। रोज रात को सोने से पहले 2 मिनट केवल इस फोटो को, इस चित्र को देखना है सोने से पहले। और आप पाएंगे अगर आपने 40 दिन लगातार इस चित्र को ऐसे देख के सोए तो आपको लगेगा कि आपकी जो बुरी आदत थी लगभग 40 से 50% खत्म हो गई, छूट गई है। जैसे आपने कहा था कि आपकी टोकने की आदत है, तो आप पाएंगे 40 दिन लगातार आप इस चित्र को देखेंगे ना, सोने से पहले 2 मिनट आंख भर के देख लेंगे और मन में उसको देख लेंगे, तो आने वाले 40 दिन में आपको लगेगा कि आपकी जो आदत थी वो काफी कम हो गई है। अब आप खुद महसूस होगा कि मैं अब ज्यादा टोक नहीं रही हूँ, कि अचानक हुआ क्या। सर ये कमियां बहुत निकालती है, वो धीरे धीरे कमी निकलनी। तो चेंज करना है। अब आपने जो सोचा कि उसकी जगह आपने क्या करना है उसका चित्र बना लीजिए, बस उसी को रोज रात में देख के सोइए। और लगातार अगर हम 90 दिन ये एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ये ऐसा देखा गया है व्यक्ति की 90% आदत छूट जाती है। और हम अगर किसी चीज से 90% बाहर आ जाते हैं तो हम 100% केवल एक छलांग लगाना होता है, 10% तो ऐसे ही कूद जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आशा करता हूं कि ये जो भी मैंने प्रक्रिया आपके साथ की, मैं ऐसे दोनों हाथों से गंदी आदतें छोड़ रही हूँ। अरे वाह, क्या बात, बस बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। कहाँ छोड़ रही हूँ, लेकिन छोड़ रही हूँ दोनों हाथों से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए ये चित्र क्या होगा, जब आप इसको देखेंगी तो आपके मन में वो भाव पैदा होगा। 2 मिनट इसको देख लो, भाव आपको अंतर मन को अपने आप खाली कर देगा। 40 डेज 40 दिन कीजिए, 40% खत्म हो जाएगी। 90 दिन कीजिए, 90% खत्म हो जाएगी। हर रोज कर लगभग 1% आपको ये पीछे ले जाएगी, उस हाथ से दूर ले जाएगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और डॉक्टर आभा का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मौका दिया। और मैं चाहता हूँ कि जो भी, मेरी इच्छा है कि मैं आपके एनजीओ में आप लोगों के साथ मैं महीने में 1 या 2 बार आऊँ, 2 घंटे की, 1 घंटे की, 3 घंटे की, जो मेरे पास नॉलेज है इसकी मैं वो बेसिक चीजें आपको दे दूं, वो सिखा दूं, जिससे कि आप उस बेसिक आधार पे अपने आप को जीवन में आगे ले जा सकें। क्योंकि हमारे इस जीवन में हम अक्सर जब भी परेशान होते हैं तो अक्सर ढूंढते हैं पंडित जी, बाबा जी, तांत्रिक, ये वाले बाबा जी और वो वाले बाबा जी, सब ढूंढना शुरू कर देते हैं। और लेकिन सच्चाई ये है, जो सबसे बड़ा बाबा जी जो है ना, वो आप खुद है। मेरा जो असली परिचय है ना, मेरा असली परिचय ये नहीं है, वो शरीर है, इसका नाम है आचार्य में एक पंचतत्व है तो इसका नाम दिया हुआ है। मेरा असली परिचय वो है जो आप है, जो आप है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो आप है। बस अंतर इतना है कि मैंने किसी चीज को देख लिया है खोल के, और मैं चाहता हूं कि आप भी जाके आंख खोल के देखें और छोड़ें।
इस दुनिया में कोई पंडित जी बाबा जी कुछ नहीं कर सकता है। जो कर सकता है वो आप खुद हैं, अपने लिए आप कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको। एक बार फिर से बोलिए निदान प्रणाम। जब भी आप किसी को निदान प्रणाम कहते हैं तो उसके जीवन में शक्ति की राह अपने आप चलनी शुरू हो जाती है, और शक्ति आना मतलब आपकी परेशानियों का अपने आप विदा हो जाता है। निदान अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर संजीव कथोरिया जी को। वो हमारे को फिजियोथेरेपी के बारे में, कुछ लाइट एक्सरसाइजेज के बारे में, और हम लोग दर्द से कैसे मुक्त रहें उसके बारे में व्याख्यान करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू आभा जी, डॉक्टर आभा जी ने मुझे यहाँ पे कुछ कहने के लिए अपने फील्ड के बारे में जो मैंने एक्सपर्टीज़ की है उसके लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। मैं डॉक्टर संजीव कथोरिया जो 32 साल से फिजियोथेरेपी की फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने 89 में अपना ये कोर्स किया था। हेलो, मैं डॉक्टर संजीव कथोरिया अपने फिजियोथेरेपी के बारे में आपको बताऊंगा, जो इस फील्ड में मैं 32 साल से काम कर रहा हूँ। और मैंने 89 में अपना ग्रेजुएशन किया था इस फील्ड में, और तब से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। आपके एरिया में ही मेरे कोचिंग सेंटर हैं। एक तो आपके कृष्णा मार्केट झिलमिल में है, एक कृष्णा नगर में है, गांधीनगर में है, एक ऋषभ विहार में सेंटर है। तो हम धीरे धीरे इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, पहले भी हम लोग एक प्लानिंग कर चुके हैं कि हम एक जेरियाट्रिक सेंटर्स बनाएं। जेरियाट्रिक्स का मतलब हम ओल्ड एज के लोगों के साथ में काम करें। और फिजियोथेरेपी जो एक ऐसा फील्ड है जो ओल्ड एज के लोगों के लिए एक गुण साबित होता है, एक वरदान साबित होता है, और हम धीरे धीरे उसी तरफ को बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो फिजियोथेरेपी थी वो किसी लोगों को पता भी नहीं होता था कि फिजियोथेरेपी होती क्या है, लेकिन आज फिजियोथेरेपी का वर्ड इतना कॉमन हो चुका है, क्योंकि मैं 32 साल से इस फील्ड में हूँ और मैंने इस फील्ड को आगे बढ़ते हुए देखा है। उस समय लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता था। आज फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा एक साइंस बन चुकी है, एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट का एक साधन बन चुका है, और स्पेशली उन लोगों के लिए बन चुका है जो ओल्ड एज के लिए, ओल्ड एज के लिए, ये एजिंग प्रोसेस के लिए एक वरदान साबित हुआ है। एजिंग जो है वो एक डिजीज नहीं है। हम सब ये कहते हैं कि बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा बीमारी हो गई, बीमारी है, ये बीमारी नहीं है। बुढ़ापा जो है वो एक नेचुरल कंडीशन है। ये आप लोगों पे आया है, कल हम पे भी आएगा, और धीरे धीरे हम सब लोग बुढ़ापे की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं। तो फिजियोथेरेपी किस तरीके से बुढ़ापे के लोगों के लिए हेल्पफुल है, आज मैं थोड़ा इसी के ऊपर आपको इसके ऊपर प्रकाश डालूंगा। फिजियोथेरेपी जो है सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि फिजियोथेरेपी है क्या। फिजियोथेरेपी जो है ये हर वर्ग के लोगों के लिए ज़रूरी हो रही है। छोटे बच्चों के लिए भी है, यंग एज के लोगों के लिए भी है, और जो एजिंग प्रोसेस है, जो जेरियाट्रिक्स के जो पेशेंट धीरे धीरे ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जो लोग मेंटली सिक हो जाते हैं या जिनका प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, उनमें फिजियोथेरेपी काम करती है। जो इंजरी हो जाती है उसमें भी काम करती है। ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद तो भी फिजियोथेरेपी काम करती है। और ओल्ड एज में तो फिजियोथेरेपी का काम बहुत ही ज़्यादा है।
ओल्ड एज में जैसे जैसे उम्र हम लोगों की बढ़ती है तो हमारे जोड़, हमारे जॉइंट्स, हमारी मसल्स, हमारे नर्व्स सारे शिथिल होने लग जाते हैं, सारे कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो हमारे को चलने में दिक्कत होती है, गिरना शुरू कर देते हैं, थोड़ा बहुत चलेंगे थक जाएंगे, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई चीज़ सामने आ गई तो उससे टकरा के गिर जाते हैं, क्योंकि हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, बोन्स इतनी वीक हो गई कि वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो उस केसेस में जो फिजियोथेरेपी का रोल है, फिजियोथेरेपी जो है वो फंक्शंस को रिस्टोर करती है। मान लिया कि किसी पेशेंट को ओल्ड एज में उसके कंधे जाम हो गए, या नेक में प्रॉब्लम हो गई, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, बैक पेन की प्रॉब्लम हो गई, या कोई इंजरी हो गई है या चोट लग गई है, उसके बाद में उसको कैसे रिकवर करना है, उसके बाद उसके फंक्शंस कैसे बनाने हैं। तो किसी का कंधा जाम हो जाता है, कंधा जाम में बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, किसी के घुटने नहीं चल रहे हैं तो घुटनों में दिक्कत आ जाती है। तो हम फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं, उनके फंक्शंस जो लॉस हो गए उन फंक्शंस को वापस लाते हैं, उनकी मोबिलिटी जॉइंट्स की बढ़ाते हैं और उसके पेशेंट्स के पेन को कम करते हैं। सेकेंड है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। मान लिया कि एक पेशेंट जो है वो बार बार पेन में परेशान हो रहा है, उसको जो है वो चलने में दिक्कत हो रही है, तो जब तक कि हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देंगे, प्रॉपर तरीके से उसको बताएंगे नहीं, उसको पता ही नहीं है, वो कह रहा है जी मेरे घुटने खराब हो गए हैं, घुटने खराब हो गए, ठीक है, कंधा जाम हो गया है कोई, या गर्दन में दर्द है, उसका ट्रीटमेंट तो कराएंगे। आप मेडिसिन खा रहे हैं। फिजियोथेरेपी जो है वो एक ऐसा ट्रीटमेंट है, एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम नॉन इन्वेसिव, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब हम सर्जरी से पेशेंट को बचाते हैं। दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बेस्ट पार्ट ये है इसमें दवाइयों की जरूरत है आपकी ओरली जो है। हाँ, हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास मॉडलिटीज होती है, उनसे हम पेशेंट का पेन कम करते हैं। दवाइयों के साइड इफेक्ट भी हम चाहते हैं कि मान लिया किसी पेशेंट का घुटना खराब हुआ है और उस पेशेंट के घुटने के खराब होने में डॉक्टर ने बोल दिया आपको कि आपके घुटने खराब हो रहे हैं, तो आपको किसी न किसी दिन जो है 2 साल में, 5 साल में, 4 साल में या 6 साल में आपकी जो रिप्लेसमेंट सर्जरी होगी, टोटल नी रिप्लेसमेंट होगी। तो जब तक टोटल नी रिप्लेसमेंट हमारा, हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें फिजियोथेरेपी जो है वो हम हर 6 महीने में अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, हर 4-6 महीने में हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, ताकि हमारी जो वो जॉइंट्स की एक्सरसाइजेज बताएंगे, जो जॉइंट्स का ट्रीटमेंट और मॉडलिटीज से होगा, उससे कम से कम ये तो होगा कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो सुधार सकते हैं। हम जो हमारी सर्जरी आज 2 साल में होनी है, साल में होनी है, उसको हम डिले तो कर सकते हैं। सर्जरी कराना जो है अल्टीमेट ठीक है, एक आपका वो हो जाएगा कि सर्जरी हो गई, लेकिन फिजियोथेरेपी फिर भी जरूरत पड़ेगी। जिसका टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है, घुटने बदलते हैं, उसके बाद भी फिजियोथेरेपी होती है। आप ये मत सोचिए कि फिजियोथेरेपी नहीं होगी। फिजियोथेरेपी सर्जरी से पहले भी है और सर्जरी के बाद भी। सर्जरी के बाद में जब डॉक्टर्स ऑपरेशन कर देते हैं घुटने का, या कमर की सर्जरी हो जाती है, या किसी एल्बो में सर्जरी चोट लगती है तो उसमें रॉड डाल देते हैं फ्रैक्चर के बाद में, तब भी पेशेंट को फिजियोथेरेपी के लिए जाना ही पड़ता है। कि आपका कोहनी जाम हो गई, आपका कंधा जाम हो गया, तो वो चलाएंगे कौन? फिजियोथेरेपिस्ट चलाएंगे। तो मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि जब भी आपको कोई ऐसी कोई दिक्कत हो, तो जिस तरीके से पहले लोग फिजिशियंस के पास जाते थे, वो फैमिली फिजिशियंस हो जाते थे आपके, कि ये हमारा फैमिली डॉक्टर है। आज टाइम बदल गया है, ऐसे ही फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं। ऐसे फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे कंसल्ट करिए कि जी मेरे को बैक में पेन है, नेक में पेन है, या मेरे जॉइंट्स में पेन हो रहा है। तो वो आपकी क्वालिटी ऑफ, आपका पेन अगर 100% खत्म नहीं होगा
90%, 40%, 50% तो होगा। हम सर्जरी को डिले तो कर सकते हैं, हम इस तरीके से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधार सकते हैं कि अगर हमारा पोस्चर खराब हो रहा है या हम बार बार गिर रहे हैं, ओल्ड एज में गिर जाते हैं, गिरने से हमें चोट लग जाती है, तो हम उस प्रोसेस को डिले तो कर सकते हैं। हम कुछ एक्सरसाइजेस करा के पेशेंट को या कुछ मॉडलिटीज लगा के, आपने से किसी ने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट देखी है? आप गए होंगे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, उसमें 2 पार्ट हैं हमारे पास। एक होता है एक्सरसाइज पार्ट और दूसरा है हमारे पास में इलेक्ट्रोथेरेपी पार्ट, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स होती हैं। उसमें हम सिकाई की मशीन्स भी लगाते हैं, लो वोल्टेज करंट्स भी देते हैं, जिसमें मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मसल्स की रिलैक्सिंग भी होती है, मसाज थेरेपी भी होती है। आजकल बहुत सारे एडवांस थेरेपी हो गई है, कपिंग थेरेपी करते हैं, बहुत सारी थेरेपीज हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। फिजियोथेरेपिस्ट जो है आज के डेट में वो आपके एक जनरल फिजिशियन, जिस तरीके से आप सर्दी जुकाम बुखार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी आप जाइएगा, अपनी प्रॉब्लम लेके जाओ। आप उनको बताओ जी मेरी एड़ी में दर्द हो रहा है, मेरी कोहनी में दर्द है, तो मुझे इसके लिए क्या करना है। अब लोग क्या करते हैं कि केमिस्ट के पास चले जाते हैं और वहाँ से अपना मेडिसिन लेके खा लेते हैं। दैट इज़ नॉट द अल्टरनेटिव, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से अपना डायग्नोज करिए। फिजियोथेरेपिस्ट जब एजिंग प्रोसेस में, एक फिजियोथेरेपिस्ट जो काम कर रहा है एज्ड लोगों के साथ में, वो ट्रेन होता है। वो मस्कुलोस्केलेटल थेरेपिस्ट भी है, जो बोन और जॉइंट्स के बारे में भी जिसको आइडिया होता है, उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि जब ओल्ड एज शुरू होती है, ओल्ड एज में क्या है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट को हर चीज़ में 3 से 4 फील्ड में काम करना पड़ता है। हमें पेशेंट की साइकोलॉजी भी समझनी होती है, हमें पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी देखनी है, हमें पेशेंट की मोबिलिटी भी देखनी है, बोन एंड जॉइंट्स देखनी है, हमें पेशेंट की जो कार्डियक प्रॉब्लम है वो भी देखनी होती है। हमें एक ही साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओल्ड एज में ये नहीं है कि आपका जो है कंधा ही जाम हो गया या आपके जोड़ों में दर्द कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूरोलॉजिकल, मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, मेंटल इश्यूज आ जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, डिलीरियम हो जाता है, जो है पेशेंट जो है वो अल्जाइमर के प्रॉब्लम में बन जाते हैं, पार्किंसोनिज्म की प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब तक आप, कई लोग जो है वो सोचते हैं कि हमारे पास ओल्ड एज आ गई है, ओल्ड एज में है, ये तो होता रहता है। दैट इज नॉट द सोल्यूशन। ओल्ड एज में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से या आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनको दिखाइए, तभी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब लोग कई हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोले कि हमारे को तो 3 महीने से कंधे में दर्द हो रहा था। तो 3 महीने से आप क्या कर रहे थे? ये 3 महीने से हम तो दवाई खा रहे थे, सिकाई कर लेते थे, हमने तो ऐसे ही सोचा कि भाई सर्दी की वजह से हो रहा है, या हमने कभी कोई सामान को उठाया था या किसी चीज़ को हमने पुश किया था तो उससे हमें पेन हो गया। ऐसे मत करिए। फ्रोजन शोल्डर जो होती है या कंधे में जो जाम हो जाता है, वो इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, वो धीरे धीरे होती है। ये नहीं कि आप रात को सोए सुबह आपका कंधा जाम हो गया। इट इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसेस। ये 2-3 महीने लेती है इस प्रोसेस को बनने में। उतना एक दिन में खराब नहीं होता, उतना खराब होने में कई साल लग जाते हैं। हमें जो है अपनी ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम्स हैं, ओल्ड एज जो है उसके लिए हमें जो तैयारी है वो अपनी शुरू से ही करनी पड़ेगी। जैसे हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, ऐसे ही हमें ओल्ड एज के लिए भी अपनी तैयारी जवानी से ही शुरू करनी पड़ती है। तो हमें हर चीज़ का उसमें ध्यान रखना है। जैसे रेगुलर एक्सरसाइजेज जो हैं वो हमारे को हमारा बैलेंस को इम्प्रूव करती हैं, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती हैं, एंडोरेंस और इवन मेमोरी भी शार्प करती है। अगर मान लिया कि हम जो है इनएक्टिव होके बैठे रहते हैं, हम कोई काम ही नहीं कर रहे कि हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हमारे तो नौकर चाकर लगे हुए हैं, हमें क्या जरूरत है करने की। हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल होता है जिसको डोपामीन बोलते हैं। डोपामीन जब हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है तो वो डोपामीन रिलीज होता रहता है और वो हमारे को
जो हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं उसको करने के लिए वो हेल्प करता है, बैलेंसिंग में, वॉकिंग में, और दूसरे मेंटल कंडीशंस में डोपामाइन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। हमारे जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हम अपने ब्रेन को नहीं चलाएंगे, अपने ब्रेन को यूज ही नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे कि जी हमारी तो अब बहुएं आ गई हैं, शादी हो गई है बच्चों की, अब हमें काम करने की क्या जरूरत है, ये वाली टेंडेंसी छोड़। आपने अपने को एक्टिव रखना है, वो एक्टिवनेस जो है वो आपके ब्रेन में जाएगी, ब्रेन से केमिकल रिलीज होंगे, वो केमिकल जो है आपको आगे हेल्प करेंगे। और कई लोग जो है वो अपने आप को कमरे में ही बंद कर लेते हैं कि जी अब तो हम तो कहीं और अपना कहीं घूमने भी नहीं जा रहे, वॉकिंग नहीं कर रहे, या जो है आप अपना कमरे में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। जितना हम आपको अपने आप को इनएक्टिव बनाते जाएंगे, उतना ही हमारे शरीर के अंदर से जो केमिकल्स निकलते हैं जो हमें बूस्ट करते हैं हमारे ब्रेन को काम करने के लिए, वो डिप्रेस हो जाएंगे। तो हमारे को धीरे धीरे क्या होगा कि और मेंटल इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, हमारा डिलीरियम हो जाएगा, हमारे को और मेंटल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। अब कई लोगों के क्या होता है कि जैसे जॉइंट फैमिली में पहले सब लोग रह रहे होते हैं, जॉइंट फैमिली के बाद में डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। एक बच्चे की शादी हुई, वो चला गया, दूसरे बच्चे की शादी हुई, चला गया, लड़की की शादी हुई, वो चली गई, अब रह जाते हैं अकेले। वाइफ की डेथ हो गई, या आप उसके जेंट्स की डेथ हो गई, मेल, तो जो अकेलापन है, लोनलीनेस है, दैट इज द अनदर फैक्टर। उसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार रखना है, हमें अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना है, हमें कोई ना कोई सामाजिक कार्य करिए, सामाजिक कार्य में हिस्सा लीजिए। ऐसे बहुत सारे, जैसे आवाजी का यहाँ पे सेंटर है, इसमें हम कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, अपने आप को बिजी रख सकते हैं। हम कोई सामाजिक कार्य करेंगे, हमारा ब्रेन एक्टिव होगा। आप अपनी गार्डनिंग की हॉबी को, जो हॉबी हमने अपने बचपन में या जवानी में जो हमारी वो दिलचस्पी थी जिस काम में, वो इतने बिजी रही कि हम उसको कर ही नहीं पाए, उस दिलचस्पी को, उसको हम उसको अपने जीवन में ही नहीं ढाल पाए। अब तो हमारे पास टाइम है, अब तो हम उसको कर सकते हैं। अगर हम बिल्कुल ही अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां घेरनी शुरू होंगी, बहुत सारे मेंटल इश्यूज हो जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा कि हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी एक्टिविटीज करने में भी हमें प्रॉब्लम होगी। आप अपने आप को बिजी रखिए। बुढ़ापा जो है वो कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल कंडीशन है जो सब पे आनी है। इसके लिए आप तैयार रहिए। आप ये मत सोचिए कि अब मेरे पास तो बुढ़ापा आ गया यार, अब मुझे लोग क्या कहेंगे। आप अपने मोहल्ले में एक्टिव हो जाइए। आपके मोहल्ले में पार्क होगा, उस पार्क में आप कोई ना कोई एक्टिविटी करिए, कोई फंक्शंस होते हैं, आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जो हम अपने ब्रेन को एक्टिव कर सके। हमारे ब्रेन के जो फंक्शन हैं, हमारे ब्रेन के जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं, वो हमारे अच्छे से रिलीज हो और हमारे बॉडी को एक्टिव करें। रेगुलर एक्सरसाइज से हम हार्ट अटैक के रिस्क को भी कम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी मूवमेंट होगी, हाथ पैरों को चलाएंगे, तो वो हमारे बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो भी बढ़ेगा, हार्ट में पंपिंग भी अच्छी होगी, ब्लड भी जाएगा, और हार्ट से ब्लड जो गंदा ब्लड है वो आएगा, साफ होके फिर जाएगा। तो ये हमारे जो नलियां हैं, जो खून की नलियां होती हैं, वो भी खुली रहेंगी, वो भी अपना काम अच्छे से करेंगी। नेक्स्ट, फिजियोथेरेपिस्ट का सबसे ज्यादा जो रोल है वो क्या है? असेसमेंट। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले पेशेंट को असेस करते हैं, उसको देखते हैं कि उसकी क्या क्या कंडीशन है, उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, यानी उसके सब जॉइंट्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके मेंटल इश्यूज है कोई,
कि वो पेशेंट जो है कोई डिप्रेशन में तो नहीं है, या कोई उसकी और कोई अपने आप को अकेलापन तो नहीं महसूस करता है, या उसकी कोई इंजरी तो नहीं हुई जिसकी वजह से वो उसमें कोई डिसेबिलिटी रह गई है। जो जितने भी प्राइमरी टेकर्स, जो आप लोग जो ओल्ड एज लोगों के साथ में काम करते हैं, या आपके घर में भी जो ओल्ड एज के लोग होंगे, आप उनके साथ में कुछ समय बिताइए, आप उनको देखिए जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, या जो आपके पेरेंट्स हैं, कि उनको क्या डेली एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में उनको क्या दिक्कत आती है, कि वो अपनी ईटिंग हैबिट्स जो हैं उनकी कैसी हैं, कोई खाने में उनको दिक्कत आती है, या बाथिंग में कोई प्रॉब्लम है, टॉयलेटिंग में कोई प्रॉब्लम है, कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम है। ओल्ड एज में मैंने देखा है लोग जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा शेयर नहीं करते, बताते नहीं हैं, वो कह रहे हैं तो ओल्ड एज की वजह से हो रहा है। लेकिन जो प्राइमरी टेकर्स हैं उनको ध्यान रखना, जो थेरेपिस्ट के पास भी जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि भाई इनको जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। सर बताने पे पेरेंट बच्चे सुनते का, अगर पेरेंट्स बताते भी अपनी कोई प्रॉब्लम्स तो बच्चे कहते हैं तो हो ही तो फिर हमें अपने आप को एक्टिव रखना है ना। वो चीज़। हमारे पास में भी तो भगवान ने सब कुछ दिया है, दिमाग भी तो दिया है, हमें ये भी तो कि हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं या किसी डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है, बच्चों के पास तो टाइम है ही नहीं, बच्चे तो सारे ही बिजी हैं, और जब बड़े हो जाएंगे तो वो तो और ही बिजी हो जाएंगे, उनकी अपनी प्राथमिकताएं हो जाती हैं, उनकी अपने कैरियर बनाने का हो जाता है, कई लोग बाहर चले जाते हैं, कई लोग जो यहाँ रहते हैं वो ही नहीं पूछते। तो लेकिन हमें तो अपना ध्यान रखना है ना, अपनी अपनी लाइफ जी, अपनी तो लाइफ जीनी है ना। अब हम कह रहे हैं कि दर्द हो रहा है तो होने दो, कोई बात नहीं, दिमाग में भी यही चीज धरी हुई है ना, ये अब तो बुढ़ापा आ गया होने दो। हाँ तो हमें ये सोच अपने दिमाग से निकालनी है ना सर। जब हमारे को कोई चोट लगती है तो हम फट से तभी भागते हैं डॉक्टर के पास में, ओल्ड एज में क्यों नहीं जाते? ओल्ड एज में अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, होता रहता हैं? है सहन करते हैं। हाँ तो सहन नहीं करना है ना, आप अपने थेरेपिस्ट से या जो आपके आसपास के जितने सेंटर्स हैं जो ऐसे हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, उनको बताइए। बहुत सारे ऐसे थेरेपी सेंटर्स हैं जो जेरियाट्रिक्स एजिंग लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे पैसे भी नहीं लगते। हम अपने यहाँ पर 2 से 5 एक जेरियाट्रिक क्लिनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी हमारे सेंटर्स हैं उसमें हम 2 से 5 एक जेरियाट्रिक सेंटर स्टार्ट करेंगे जो ओल्ड एज लोगों के लिए काम करेगा, जिसमें उनसे बहुत नॉमिनल चार्जेस लिए जाएंगे जितना हमारा खर्चा होता है, और उसी में ही वो हमारे पास आए और हम उनको कंसल्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई आपके साथ में ये दिक्कत है, अगर आप ये प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेंगे या इसका इलाज नहीं करेंगे तो आपको आगे जाके ये दिक्कत हो सकती है। डायग्नोसिस, जब तक हमें किसी बीमारी की प्रॉब्लम का पता ही नहीं लगेगा, बीमारी का पता ही नहीं लगेगा, तो हम उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है वो जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स है, उसको हर फील्ड में की नॉलेज होनी जरूरी है।